हेलो बच्चों, क्या आप अच्छे से जेई 2023 की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने अच्छे से वो सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो जेई के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं? क्या कहीं ना कहीं आपको अभी भी यह लगता है कि यार अगर मैंने ढंग से तैयारी नहीं करी मेरे उतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे? क्या मैंने वो टॉपिक पहले कवर कर लिए जो कि जेई के एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं? क्या मैंने पिछले सालों के प्रश्न लगा लिए? क्या मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने चाहिए या पेपर वाइज क्वेश्चन लगाने चाहिए? ये तरह तरह के डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, क्या मेरा जेई क्रैक हो सकता है इन 2 से 3 महीने में? क्या मैं किस तरीके से तैयारी करूं जिससे कि मेरे जेई में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके? तो इन सारी बातों को लेकर के बच्चों आज मैं आपके सामने एक सेशन लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको ये सारी जानकारियां बढ़िया से बताऊंगा। अच्छे से आप इस कम टाइम में अच्छे से अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने जेई मेंस को बढ़िया से क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे से उसमें अपना स्कोर बना सकते हैं। तो बात करें जेई मेंस 2023 के बारे में। ओके, तो बच्चों लगभग आपको पता है कि आपके पास 2 से 3 महीने अब बचे हुए हैं। ओके, अब इस 2 से 3 मंथ्स वाला जो ये हमारे पास टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हमें फिजिक्स भी बढ़िया पढ़नी है, केमिस्ट्री भी बढ़िया पढ़नी है और मैथ्स भी अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि तीनों का ही हमें पार्ट पढ़ना है, अच्छे से उनको बढ़िया से क्लियर करना है। अब इन 2 से 3 महीनों में मैं क्या प्लानिंग रखूं, आओ जरूर उसको हम बात करें। तो देखो ध्यान से, आपको तीनों ही सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ने होंगे। चाहे अगर हम बात करें जेई के अंदर, चाहे अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, चाहे मैं बात करूं केमिस्ट्री की, चाहे मैं बात करूं मैथ्स की, तो आपको 2 से 3 महीने वाली स्ट्रेटजी में सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है? सबसे ज्यादा ध्यान रखना है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बच्चों अभी ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों से ये ट्रेंड बन चुका है कि एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और खासकर केमिस्ट्री में तो जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। तो अगर हम बात करें, चाहे फिजिक्स की बात की जाए, चाहे केमिस्ट्री की बात की जाए, चाहे मैथ्स, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट कर लें। इसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और एनसीईआरटी में पहले वो चैप्टर आप कवर करें जो लर्निंग वाले हों, ठीक है, जिसमें ज्यादा आपको लर्न करना पड़ता हो। थ्योरेटिकल वाले पोर्शन हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर एस ब्लॉक, छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस लगा लो। हाइड्रोजन और इट्स कंपाउंड्स, हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगा लो। तो यह छोटे छोटे टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप फटाफट से पढ़ करके अच्छे से इनको कवर कर सकते हो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ, उसको पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, ताकि आप कम टाइम में उन लर्न करने वाले चैप्टर्स को बढ़िया से कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी। फिर देन आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के बाद आपके नोट्स, जो आपके क्लास नोट्स है, ठीक है। क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। एनसीईआरटी के बाद सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा आपके क्लास नोट्स पर। जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया है उन सारी बातों को बढ़िया से आपको लर्न करना होगा, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स है तो आप अच्छे से उनको रिवाइज करें, अच्छे से उन पर जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके डाउट्स है, उनको क्लियर कीजिए, ओके। और उसके बाद आता है बच्चों, हर एक एग्जाम से पहले कहा जाता है कि उस एग्जाम में आए हुए पिछले सालों के प्रश्न आप जरूर ट्राई करें। पिछले सालों के प्रश्न आप जरूर ट्राई करें। चाहे जेई की बात कर रहे हैं तो जेई में पिछले सालों का क्या ट्रेंड रहा है, कि भाई जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पता तो हमें हो ना, कि पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। उस टॉपिक के बारे में अगर आप ढंग से पहले से पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। अब सर पीवाईक्यू हम कैसे लगाएं? सर अभी हम पढ़ रहे हैं लेकिन अभी हमारा सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जो टाइम चल रहा है बेटा नवंबर वाला, तो इस टाइम पर लगभग हर जगह थोड़ा बहुत सिलेबस बचा हुआ है। तो सर हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाएं या
पेपर वाइज हम पीवाईक्यू लगाएं कि हमने बुक खरीद ली, एक साथ प्रश्न लगाने बैठ रहे हैं, तो हमने तो उतना पढ़ा ही नहीं है, तो आप क्या करें, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाएं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आप ट्राई करें अभी। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप जेई का पूरा एक पेपर लें, 2016, 2017, 2018, 19, 20 वहां से स्टार्ट करें और ईयर वाइज फिर पीवाईक्यूज आप लगाएं, उसमें आपके सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। लेकिन पहले आप कोशिश करें चैप्टर वाइज, क्योंकि आपने कोई चैप्टर पढ़ा उसके हैंड टू हैंड पीवाईक्यू लगा लिए, और जो चैप्टर लर्न करने वाले ना उनमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि आपने छोटे छोटे चैप्टर, जैसे कि एस ब्लॉक है, इसको लर्न कर लिया, मुश्किल से 1-2 लेक्चर में कवर हो जाता है, तो इसको लर्न कर लिया, इसके पीवाईक्यू लगा लिए, ये चैप्टर हमारा कवर हो गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन वाला चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसके 1-2 लेक्चर हमने देखे, इसके पीवाईक्यू लगा लिए, इसका डाउट क्लियर हो गया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, छोटा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन, इसका चैप्टर लेक्चर देखा, हैंड टू हैंड पीवाईक्यू लगा लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी याद हो ही जाती है अच्छे से, ओके, तो इनको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इसी तरीके से बेटा बायोमोलिक्यूल हुआ, मुश्किल से आप इसको आराम से 3 से 4 घंटे अगर लगाएंगे, इसमें ध्यान लगाएंगे, बढ़िया से इसको रिवाइज करेंगे, ये हो जाएगा, और हैंड टू हैंड इसके पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है, ताकि आप इन चैप्टर्स को तो एक दिन में निपटा सकते हो, छोटे छोटे चैप्टर से बढ़िया कवर कर सकते हो। अगर हम बात करें पॉलीमर कि भाई पॉलीमर में पिछले सालों में क्या क्वेश्चंस आए हैं, उनको निपटा लो, उनकी थ्योरी अच्छे से कर लो। और एक आता है दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, यह ऐसे चैप्टर हैं अगर आप चाहो तो इनको एक दिन में ही निपटा सकते हो, उनके पीवाईक्यू लगा लो। कोई बड़े चैप्टर्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अगर आप इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स को निपटा लेंगे तो आप एक दिन में नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने कर लेंगे, 6 चैप्टर कर लेंगे विद क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल तौर पर यह सुकून मिलेगा कि मुझे मैंने एक दिन में 6 चैप्टर निपटा लिए हैं, और इन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, इसका क्वेश्चन आता है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन आता है, पॉलीमर का और दैनिक जीवन में रसायन का क्वेश्चन आता है। और इनका क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसने पढ़ा है उसको आएगा, बाकी को नहीं आएगा, मतलब थ्योरेटिकल है, पढ़ा है तो आप कर लोगे, ठीक, ओके। तो इनको आप अच्छे से फोकस कीजिए, इन पर आप अच्छे सारी चीजों को समझ सकते हैं, बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं, ओके। अब उसके बाद बात आती है बेटा जो आपके कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट है, ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट, अब इनको आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका एक बर्डन हट गया कि यार मुझे ये भी पढ़ना था। हमेशा पहले इजी टॉपिक्स ले लें, इजी टॉपिक लोगे ताकि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में कि हाँ मेरा बहुत सारा पार्ट कवर हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि मैं फिजिकल को किस तरीके से स्टार्ट करूं, स्पेशली मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा बच्चा आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक को मैं किस तरीके से कवर करूं, और यहां पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को किस तरीके से मैं कवर करूं। अगर हम बात करें जेई के अंदर बात करें बेटा, लगभग हर एक पार्ट से इक्वल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अभी कुछ टाइम से देखा जाए तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिजिकल के क्वेश्चंस आते बेटा लास्ट वाले इंटीजर वाले पोर्शन में, बाकी में तो जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ही हैं। तो क्यों ना मैं इनऑर्गेनिक वाले पार्ट और ऑर्गेनिक वाले पार्ट को कवर कर लूँ अच्छे से, तो मुझे अच्छे से अपने मार्क्स इंक्रीज करने में हेल्प मिल जाएगी। और फिजिकल वाले तो पढ़ने ही है आपको। अब फिजिकल में मैं क्या क्या टॉपिक्स है जिनको पहले कर लूं, वो देखो ध्यान से, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी क्या मतलब मेंटल एबिलिटी है, आप कितना सोच सकते हैं, या आपने पहले कितना बढ़िया पढ़ा हुआ है। अगर जिन बच्चों ने फिजिकल स्टार्टिंग से ही बढ़िया पढ़ा हुआ है तो वो टॉपिक्स पहले उठा लें, वो जो हाई वेटेज वाले हैं, जिनका वेटेज काफी ज्यादा एग्जाम में, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, या फिर मैं बात करूं सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसका क्वेश्चन आता है, या केमिकल काइनेटिक्स हो गया, या थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, इनके क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सीधा इन पर जंप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर अभी तो मैं 0 लेवल पर हूं, अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, मेरी 11th पूरी उड़ी हुई है, तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकते हो, मोल पढ़ लो, साथ में सोल्यूशन लगा लो,
ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड ही है। क्योंकि मोल्स अगर आप पढ़ लोगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स आपको आ जाएगी, और कंसंट्रेशन टर्म्स से आप सोल्यूशन वाला चैप्टर निपटा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चैप्टर 11th के लो और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक 12th का है उसको पकड़ लो। 11th का तुमने रिडॉक्स पढ़ लिया तो तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि अगर 11th का तुमने रेडॉक्स निपटा लिया तो उसमें अपचयन ऑक्सीकरण आता है, इलेक्ट्रोड विभव आता है, वो तुम्हारे 12th में भी आता है। तो दोनों चैप्टर अगर तुम पास पास रखोगे तो तुम्हें पढ़ने में भी आसानी होगी, चीजें आसानी से बाइंड अप हो जाएगी। ओके, और आप बढ़िया से उसमें अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। और इजी वाला पोर्शन पहले कवर कर लो ताकि तुम्हारे ऊपर एक मेंटल स्ट्रेस रहे ना, वो धीरे धीरे दूर होता चला जाए। आपको मान लो कोई एक टॉपिक नहीं आता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर हमें साम्यावस्था, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन सर हमें बुरा लगता है, सर मैं तो टेंशन में परेशान हो रहा हूं कि सर इसको कैसे कवर करूं। भाई इसके अलावा बाकी तो कवर कर सकता है ना, ठीक है, इसके अलावा बाकी तो कवर कर सकता है। सर इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो बाकी वाले टॉपिक्स पहले कवर कर ले, इसको लास्ट में मेहनत कर ले इसको अच्छे से, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस लगा ले, प्रैक्टिस कर ले, पीवाईक्यू लगा ले, फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इसको फिर बाद में कवर कर लो। तो उन चीजों को आप पहले ट्राई करो जो आपसे पहले बन रही है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आईयूसी के अंदर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा आपका केमिकल बॉन्डिंग। हाँ जी, अब केमिकल बॉन्डिंग है तो केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जो कि आपका 11th वाला पोर्शन तो संभालता ही संभालता है, साथ में 12th वाले पार्ट को भी संभालता है पी ब्लॉक में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग वीबीटी का इस्तेमाल होता है। जिन बच्चों ने बढ़िया से पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि भैया केमिकल बॉन्डिंग की क्या इज्जत है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत इज्जत है बेटे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग से आप बाकी चैप्टर कवर कर सकते हो। अब जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही हिले हुए हैं, जिसको पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं है कि भाई पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है, तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके पीछे वाला पार्ट कौन सा, जिसमें आप पढ़ते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, चाहे एटॉमिक साइज हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आयनन ऊर्जा हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, चाहे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया, या मैं बात करूं बेटा उसके अंदर विद्युत ऋणता वाला पार्ट, वो थ्योरी वाला पार्ट अगर आप पढ़ लोगे ना, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, उसकी मदद से आप केमिकल बॉन्डिंग भी समझ सकते हो, उसकी मदद से आप पी ब्लॉक भी समझ सकते हो, कहीं ना कहीं हर जगह वो काम आता है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, बढ़ता क्रम घटता क्रम, ठीक है। तो उसके लिए तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पेपर में हर बार एक क्वेश्चन ऐसा तो आता ही आता है कि बढ़ता क्रम क्या होगा, किसका घटता क्रम क्या है, किसी का भी बढ़ता घटता क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको वो चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर डी ब्लॉक निपटा लो, डी ब्लॉक से भी क्वेश्चन आते हैं, डी ब्लॉक के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निपटा लीजिए आप, ओके। इन दोनों को साथ में कवर कर लो, बढ़िया से निपटा सकते हो। मेटलर्जी देख लो लास्ट में, ठीक है, ओके। इसमें एस्को के नाम, उनके लिए कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, उनसे रिलेटेड कुछ अभिक्रियाएं आपको ध्यान रखनी है, वो है। सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन आसान है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक से थोड़ा ज्यादा आसान है ये, ओके। तो इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक को निपटा सकते हो। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक से, अब जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत बेसिक अपना बहुत अच्छी तरीके से सुधार रखा है, उसके लिए इनऑर्गेनिक में कहां से शुरुआत करनी चाहिए, उसको स्टार्ट करना चाहिए बेटा जीओसी से। जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के इसी पोर्शन से पूछे गए हैं। तो अगर आप जीओसी पढ़ लोगे पहले तो आप बहुत सारा वेटेज कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और पीछे वाले चैप्टर आपने निपटाई लिए पहले ही, तो आप जीओसी कर लो, बहुत सारे टॉपिक कवर कर लोगे। और आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट अच्छे से आना चाहिए, हर एक बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया की क्या क्या क्रियाविधि हो सकती है, उसके बारे में सारे फीचर्स, सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करो, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को बढ़िया से कवर करते जाओ। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को बढ़िया से कवर कर लो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हुआ, चाहे वो हेलोएल्केन हुआ, चाहे एल्कोहल फिनोल ईथर हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, वो वाला चैप्टर, या अमाइन वाला चैप्टर हुआ, इनको आप बढ़िया से कवर कर लो। और
अगर आप इनको अच्छे से कवर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास मैं बोल रहा हूं अभी 2 से 3 महीने हैं, 2 से 3 महीने हैं, तो इस महीने में आप, इन महीनों में आप बढ़िया से कवर कर सकते हो बेटा। देखो ध्यान से, ये जो नवंबर दिसंबर वाला टाइम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर सबसे ज्यादा बच्चे क्या होते हैं बेटा, ढीले पड़ जाते हैं। जो इस टाइम पर अपने आप को मजबूत रखेगा वो आगे जाएगा, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत में बढ़िया जोश में पढ़ रहे होते हैं ना, उनका ग्राफ नीचे आता जाता है इस टाइम पर, कि यार इतना सारा सिलेबस हो गया, बैकलॉग हो गया, पेपर दे रहे हैं, पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अब स्कूल का पढ़ें, बोर्ड की तैयारी करें या जेई की तैयारी करें, मतलब बहुत ज्यादा उनके सामने समस्याएं आती है। तो उनको 2 तरीके से स्ट्रोंग रहना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि देखो आपको पढ़ना तो है ही है, आपको फिजिकली भी स्ट्रोंग रहना पड़ेगा, ओके, फिजिकली भी स्ट्रोंग होना पड़ेगा, और दूसरा मेंटली भी आपको स्ट्रोंग रखना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, आपको मेंटली भी स्ट्रोंग होना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ भी जरूरी है आपकी, और आपकी फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, जो कैसे बढ़िया होगी, एक अच्छी नींद से, स्लीप। कम से कम आप 6 से 7 घंटे सो, इससे ज्यादा नहीं सोना है, ठीक है, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आपके दोस्त 9 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, आपसे उनको मतलब नहीं है, आपको इतना सोना है, ये आपके लिए काफी है। ज्यादा आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर, ठीक है। अगर आप बीमार हैं तो भी आप ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। तो आप अच्छे से इन बातों का ध्यान रखें। भले आप पढ़ने में बहुत बढ़िया हैं, आपने सारी चीजें कर रखी है, लेकिन ये 2 चीजें आपका साथ नहीं दे रही है, तो फिर तो आप इसको अपना लक बोल सकते हैं कि मेरा लक खराब है यार, एग्जाम के टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो गई, वरना मुझे तो सब आता था, ठीक है। तो इन चीजों को भी काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना है, इनको इग्नोर नहीं करना है। ये दोनों चीजें भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो उम्मीद है आपको चैप्टर किस तरीके से पढ़ने हैं, क्या क्या उनका सीक्वेंस रखना है, ये बता दिया। एक बार वापस से मैं बता देता हूं बेटा। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लें, और उसके बाद अपने जो टीचर्स के क्लास नोट्स है, उन क्लास नोट्स को भी अच्छे से आप प्रॉपर रिवाइज कर लें, उनको रिवाइज कर लें। उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो भी आपके क्वेश्चन है, उनको लगाएं, प्लस साथ में पीवाईक्यू भी आप लगाते रहें, ओके। काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। और साथ के साथ आपके शॉर्ट नोट्स, इस टाइम पर सबसे ज्यादा काम आएंगे आपके शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इतना सारा सिलेबस पढ़ना बहुत बड़ी बात है। अब आपको क्या करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। शुरुआत से हम बोलते आ रहे हैं कि बच्चों शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, जो भी चैप्टर आपका कवर होता गया उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, या नहीं बनाया है तो अभी बना लो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास क्या होने चाहिए शॉर्ट नोट्स के रूप में, फॉर्मूला शीट। फिजिकल में क्या होनी चाहिए आपके पास, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उनको अच्छे से आप कवर करते रहें, चाहे सॉलिड स्टेट हुआ, चाहे सोल्यूशन हुआ, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, ताकि आपको पता लगता रहे कि हाँ ये फॉर्मूले इस चैप्टर में, जो आपको बार बार रिवाइज करने। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। हमने याद कर रखा है बीसीसी का फॉर्मूला, और पेपर में पूछ रहा है एफसीसी का, और हमने बीसीसी का उसमें लगा दिया, तो पेपर तो फिर अपना तो जो आता हुआ क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना भाई। तो आपको ध्यान रखना है कब कौन सा अप्लाई करना है फॉर्मूला। ये इनऑर्गेनिक के अंदर आपको ध्यान रखनी है बेटा, इनऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर्स का बहुत रोल है। कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, उनका संकरण, उनमें कितने सिग्मा बंध, पाई बंध है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट को, कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तब भी तुम बहुत सारा पोर्शन कवर कर लोगे। यह वाला पार्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना है, नेम रिएक्शंस को अच्छे से लिख लिख करके याद करना है। अच्छे से लिख लिख करके याद करो उनको, रफ रजिस्टर खरीदो, उसको भर दो बढ़िया लिख लिख करके कि हाँ ये होगा, इसमें ये अभिकर्मक लेते हैं, इस अभिकर्मक का ये रोल होता है, सारी चीजें कवर हो जाएगी बेटा, ओके। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से आप सारी चीजें कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इन सारी बातों को अच्छे से समझ में आया, हर एक बात को क्लियर हुआ,
हर एक बात आपको समझ में आ गई? तो यह आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, घबराना नहीं है। ओके, अच्छे से आपको मेहनत करनी है। अभी आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, आपको अभी मेहनत करनी है। ओके, क्लियर है? और मेहनत करोगे तो बेटा रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है? ओके, अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग की अगर हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर हम केवल उसके इंटीरियर को देख रहे हैं, यार इसमें कितना शानदार इंटीरियर लगा हुआ है, इसमें कितनी बढ़िया शानदार डिजाइन बनाई हुई है, उनको देख रहे हैं, लेकिन उसके फाउंडेशन को नहीं देख रहे हैं। ज्यादा अगर फाउंडेशन जितना बढ़िया रहेगा ना, तो वो बिल्डिंग उतनी बढ़िया लगेगी, उसकी मजबूती भी रहेगी। ठीक है? केवल बाहरी सुंदरता से नहीं, आंतरिक आपको मतलब थोड़ा फाउंडेशन से बढ़िया आपको तैयार होना है। उसके लिए मेहनत करनी है, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक? तो आई होप यह सेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा। आपको बढ़िया पढ़ना है, क्योंकि तभी आप अपने IIT जाने का सपना क्रैक कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, बढ़िया से पढ़ते रहें। कीप वॉचिंग डाउटनेट JEE हिंदी मीडियम। जय हिंद।